अध्याय 18 मुद्रा एवं साख। मुद्रा का बदलता स्वरूप। हमारे दैनिक जीवन में हमें रुपयों और पैसों की आवश्यकता होती है। इनसे हम लेन देन करते हैं। जहां हम इन रुपयों से आवश्यकता की अधिकांश वस्तुएं और सेवाएं खरीदते हैं, वहीं हम लोगों को उनकी दी गई वस्तुओं और सेवाओं के बदले में भुगतान भी करते हैं। यही रुपए पैसे मुद्रा है। इस प्रकार मुद्रा हमारे सभी वित्तीय लेन देन को सुगम बनाने वाला माध्यम है। मुद्रा का स्वरूप बदलता रहा है। हमने इतिहास के अध्यायों में लेन देन के लिए धातुओं के उपयोग के बारे में पढ़ा है। धातुओं को सुरक्षित रखना अपने आप में एक कठिन कार्य था। एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में हमेशा चोरी का भय बना रहता था। व्यापार के लिए हर बार तौलने की सुगम व्यवस्था नहीं थी। बाद में कुछ समस्याओं का समाधान सिक्कों के चलन से हुआ। सिक्कों में तौल निश्चित होती थी और उनको प्रमाणित करने के पीछे राजाओं की प्रतिष्ठा और पहचान होती थी। धातु के सिक्कों के रूप में मुद्रा का प्रचलन व्यापक हो गया। सिक्कों के रूप में मुद्रा के चलने पर इसमें सरलता के साथ कुछ खामियां भी सामने आने लगी थी। सिक्कों की शुद्धता की जांच करने पर हर जांच में इसे खुरचने, छीलने और इनके भार में कमी के कारण व्यापारीगण इनकी शुद्धता और भार पर संदेह करने लगे। कुछ लोगों ने सिक्कों में मिलावटी धातुओं का भी इस्तेमाल करना प्रारंभ कर दिया। इन सभी परिस्थितियों से बचने के लिए सिक्कों के निर्माण व आकार में सुरक्षात्मक उपाय किए जाने लगे। जैसे सिक्कों की बाहरी गोलाई की परतें मोटी की जाने लगी। व्यापार के बढ़ने के साथ साथ कुछ नई समस्याएं आने लगी। सामान खरीदने के लिए उन्हीं सिक्कों की जरूरत होती जो उस क्षेत्र में स्वीकार्य हों और चलते हों। हर क्षेत्र में अलग अलग सिक्के चलते थे। व्यापारियों की लेन देन के लिए एक तरह के सिक्कों को दूसरे में बदलने की जरूरत होने लगी। इस तरह एक को दूसरे में बदलना अपने आप में एक कारोबार बन गया। भारत में व्यापारियों ने इस समस्या का एक हल निकाला। इससे उन्हें हर बार सिक्कों के ढेर एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाने पड़ते। जिस शहर में उन्हें चीजें खरीदनी होती, वे उस जगह के लिए एक हुंडी लिखवा लेते। श्री गणेशाय नमः। भाई अमृतराम देहली को कपूरथला से मिर्जामल मंगनी राम का जय गोपाल मालूम होवे। आगे आपको आज दिन रुपये 4,000 रुपया की एक हुंडी लिखी जाती है। हुंडी रखने वालों दीवान शेर अली को हुंडी को रुपयों देहली में चलने वाले रुपयों में अदा कर जो। लिखी मिति चैत्र सुदी 5 संवत 1895। दस्तखत मंगनी राम। इस उदाहरण में कपूरथला के दीवान शेर अली को दिल्ली जाना था। मिर्जामल मंगनी राम जो पैसों का कारोबार करते थे, उनकी एक गद्दी ऑफिस दिल्ली में भी थी। दीवान शेर अली ने कपूरथला में मिर्जामल मंगनी राम के यहाँ 4,000 रुपये जमा किए। मिर्जामल ने दिल्ली में अपनी मुनीम को पत्र लिखा कि वे दिल्ली में दीवान शेर अली को वहां चलने वाले पैसों में 4,000 रुपये अदा करें। दिल्ली में रुपए लेकर उन्होंने अपनी खरीदारी कर ली। आधुनिक समय में मुद्रा के स्वरूप। आज हम लेन देन के लिए रुपयों और पैसों का उपयोग करते हैं। इसके पीछे सर्व स्वीकार्यता की बात है। इसका चलन है क्योंकि सभी इसे स्वीकार करते हैं। विश्वास बनाए रखने के लिए सरकार इसे कानूनी रूप से अधिकृत मान्यता देती है। यह वैधानिक होती है, इसलिए लेन देन में कोई भी इसे अस्वीकार नहीं कर सकता। वर्तमान युग में हम वित्तीय लेन देन के लिए नगद के साथ नगद रहित व्यवहार भी करते हैं। हम कुछ वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए नगद रुपयों के अलावा चेक, डेबिट कार्ड इत्यादि के द्वारा भी भुगतान कर देते हैं। बैंक हमें हमारे खातों में जमा रुपयों के आधार पर चेक बुक, डेबिट कार्ड देते हैं। हम किन्हीं वस्तुओं, सेवाओं को खरीदने पर दुकानदार या विक्रेता को चेक देते हैं।
वह दुकानदार उस चेक को अपने खाते में जमा करा देता है। बैंक द्वारा चेक प्रमाणित कर खाते में से उतनी रकम दुकानदार के खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। इस प्रकार बैंक के खाते द्वारा लेन देन आसान और सुगम हो जाता है। वर्तमान युग में बैंक खाते मुद्रा का बड़ा और महत्वपूर्ण स्वरूप है। बैंकों में ग्राहकों के पैसे मुख्यतः बचत खातों, चालू खातों और स्थायी जमा फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में होते हैं। बचत खातों में हम अपनी आय का कुछ हिस्सा जमा करते हैं, इसलिए इन खातों को बचत खाता कहते हैं। वहीं चालू खाते में व्यावसायिक ग्राहक अपने रुपयों को रखते हैं, जिनकी जरूरत उन्हें अक्सर पड़ती रहती है। इन खातों में प्रतिदिन पैसे जमा किए जाते हैं और निकाले भी जाते हैं, इसलिए इन खातों को चालू खाता कहते हैं। चालू खाते एवं बचत खाते से हम जब चाहे पैसे निकाल सकते हैं या किसी को भुगतान करने के लिए चेक दे सकते हैं। यह हमारा पैसा है जिसे बैंक ने सुविधा एवं सुरक्षा प्रदान करने के लिए रखा है। डेबिट कार्ड आज भुगतान के साधन के रूप में आसानी से स्वीकार किए जाते हैं। बैंक हमारे खातों में जमा रुपयों के एवज में हमें एक कार्ड जारी करते हैं। इन कार्डों में हमारी खाते की जानकारी से लेकर हमारी व्यक्तिगत जानकारी होती है। जैसे ही हम किसी चीज़ की खरीद पर दुकानदार को पैसे का भुगतान करने के लिए अपना कार्ड देते हैं, दुकानदार अपनी दुकान में रखी भुगतान मशीन में कार्ड डालता है। मशीन उस ग्राहक के बैंक खाते को प्रमाणित करती है। ग्राहक अपना पिन कोड डालकर उस भुगतान को स्वीकार करता है। इसके बाद उतनी रकम दुकानदार के खाते में ग्राहक के खाते से भेज दी जाती है। आपने किसी दुकान से 15,000 रुपए की नगद रहित कैशलेस खरीदी की है और आपको दुकानदार को चेक से भुगतान करना है, उसे आप चेक किस प्रकार जारी करेंगे? नीचे उदाहरण के लिए एक प्रारूप दिया गया है, आप इसे किस तरह भरेंगे करके देखें। इनसे हमने जाना कि मुद्रा के दो स्वरूप होते हैं, एक नगद राशि जो हमारे पास होती है और दूसरी वह मांग जमा राशि जिन्हें हम बैंकों में रखते हैं और वह राशि मांगने पर बैंक हमें देती है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि बैंक व्यवस्था द्वारा निर्मित खाते हमारे लिए कितने जरूरी हैं। इन पैसों द्वारा लेन देन होता है और बचत के रूप में भी रखा जाता है। इस बैंकिंग व्यवस्था को सुचारू रखना सरकार का काम है, तभी इसमें विश्वास बना रहता है और हम सहज तरीके से इसका उपयोग करते हैं, अतः सर्व स्वीकार्यता बनी रहती है। मुद्रा, पैसे एवं बैंक खाता के विशिष्ट लक्षणों में हम पाते हैं कि ये सभी वित्तीय लेन देन में स्वीकार्य होती हैं, अतः मुद्रा की साख इसकी सार्वभौमिक स्वीकार्यता से होती है। यह हमारे लेन देन को सरल बना देती है। किसी देश के अंदर वहाँ उपयोग होने वाले पैसों के आधार पर मूल्यों का मापन किया जाता है। किसी भी वस्तु या सेवा की कीमत पता करने के लिए मुद्रा ही अंकित करते हैं। मुद्रा का उपयोग कर कोई भी व्यक्ति तरह तरह की वस्तुएं भिन्न भिन्न कीमतों पर खरीद सकते हैं, अर्थात व्यक्ति अपनी सभी आवश्यकता की वस्तुएं जिन पर अलग अलग कीमतें अंकित हों, उनकी माप रुपयों या मुद्रा में कर उनका भुगतान कर सकता है। मुद्रा का निर्गम। प्रत्येक देश अपने देश की मुद्रा का निर्गम केवल केंद्रीय बैंक के द्वारा ही करता है। यह केंद्रीय बैंक सभी बैंकों का भी बैंक होता है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है। यह भारत की सभी मुद्रा को छापने, निर्गम करने के लिए अधिकृत संस्था है। सिक्कों को भारत सरकार जारी करती है। हमारे आसपास दिखने वाले सभी बैंक वाणिज्यिक बैंक कहलाते हैं। इन्हें संचालन की अनुमति भारतीय रिजर्व बैंक ही देता है। यह सभी वाणिज्यिक बैंकों की नीतियों और नियमों का निर्धारण करता है। भारतीय रिजर्व बैंक की नीतियां ही वाणिज्यिक बैंकों की उधार लेन देन, जमा राशियों पर ब्याज दर सहित उनकी सभी आर्थिक नियमावली को तय करता है। हम कुछ देशों की मुद्राओं से उनके विषय में रुचिकर जानकारियां इकट्ठा करें। बैंक के कार्य।
आमतौर पर सभी लोग अपना पैसा नगद मांगने नहीं आते। वे उसे सुरक्षित रखना चाहते हैं और ज़रूरत पड़ने पर नगद निकालते हैं या फिर चेक से लेन देन करते हैं। अतः सवाल उठता है कि बैंक इन खातों में लोगों द्वारा जमा पैसों का क्या करती है। बैंक के दो प्रमुख कार्य हैं, लोगों के पैसे जमा करने के लिए खाते खोलना और लोगों की ज़रूरत के लिए कर्ज या ऋण देना। आपने अक्सर सुना होगा कि दुकान लगाने के लिए, कारखाने लगाने के लिए, ट्रैक्टर या मोटर खरीदने के लिए बैंक लोगों को लोन या कर्ज देती है। लोगों को कर्जा देने के लिए बैंक के पास धन कहाँ से आता है? आपने देखा कि बहुत से लोग अपने बचत के पैसे बैंक के बचत या मियादी खातों में जमा करते हैं। बैंक में जमा पैसों से बैंक दूसरों को उधार या लोन देती है। कर्जदारों से जो ब्याज मिलता है उसी में से पैसे जमा करने वालों को बैंक द्वारा ब्याज दिया जाता है और बैंक को चलाने के लिए खर्च किया जाता है। साख। हम अपनी आवश्यकता की अनेक वस्तुओं को खरीदने के लिए प्रायः अपने पास रखे रुपयों का उपयोग करते हैं। हमें कई बार ऋण लेने की जरूरत होती है। हम अपने परिचित स्वजन व्यापारी या फिर ऋण देने वाली संस्थाओं जैसे बैंक, वित्तीय संस्थाओं से उधार प्राप्त करते हैं। बैंक व्यक्ति या फिर अन्य संस्थाएं हमारी वित्तीय क्षमता का आकलन करके ऋण प्रदान करती हैं, जिन्हें हम कुछ समय बाद ब्याज सहित लौटाते हैं। हमें कई बार व्यापारी पैसा चुकाने के लिए समय देते हैं या सामान खरीदने के लिए पहले पैसे देते हैं। इन्हीं सभी ऋण या ऋण जैसी परिस्थितियों को हम साख कहते हैं। साख हमारी वर्तमान और भविष्य की कई आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता प्रदान करते हैं। ये हमारी तात्कालिक क्रय क्षमता अर्थात खरीदने की क्षमता में वृद्धि करते हैं। वहीं बैंक या फिर व्यक्ति हमें ऋण देने के एवज में ब्याज के रूप में किराया प्राप्त करते हैं। यह ब्याज हम बैंक के पैसों को उपयोग करने के बदले में किराए की तरह कुछ समय के अंतराल में मूल राशि के साथ चुकाते हैं। इस तरह किसी संस्था या व्यक्ति के उधार से जहां एक व्यक्ति को अपनी आवश्यकता की चीजें मिल जाती हैं, वहीं दुकानदार की कुछ चीजें बाजार में ग्राहकों को ऋण सुविधा देने पर बिक जाती हैं। यह व्यवस्था ग्राहक और दुकानदार दोनों के लिए तात्कालिक हित साधने में सहायक होती है। ऋण की सुविधा एक ओर हमें अपनी आवश्यकता, आय, संपत्तियों में वृद्धि के अवसर प्रदान करती है, वहीं दूसरी ओर यह कई लोगों को ऋण के बोझ में जकड़ भी लेती है। ऋण की शर्तें। ऋण की परिस्थितियों को समझने के लिए ऋण की शर्तें समझना जरूरी हो जाता है। हर ऋण में ब्याज की दर निश्चित कर दी जाती है, जिसे कर्जदार मूल रकम के साथ अदा करता है। इसके अलावा उधारदाता कोई भी चीज गिरवी रखने की मांग कर सकता है। ये ऐसी संपत्ति है जिसका मालिक कर्जदार है, जैसे भूमि, इमारत, गाड़ी, पशु, बैंकों में पूंजी, और इसका इस्तेमाल वह उधारदाता को गारंटी देने के रूप में करता है जब तक कि ऋण का भुगतान नहीं हो जाता। यदि कर्जदार उधार वापस नहीं कर पाता तो उधारदाता को भुगतान प्राप्ति के लिए संपत्ति को बेचने का अधिकार होता है। भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका। भारतीय रिजर्व बैंक का जिक्र किस किस संदर्भ में आया है? हमने देखा कि भारतीय रिजर्व बैंक का जिक्र कई बार आया है और इस व्यवस्था को बनाने एवं उसमें विश्वास बनाए रखने में उसकी अहम भूमिका है। बैंकों की व्यवस्था के कारण ही बैंक खाते मुद्रा का स्वरूप लेते हैं। अपनी ज़रूरतों के अनुसार हम नगद निकाल सकते हैं एवं चेक द्वारा लेन देन कर सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यह व्यवस्था बनाए रखने के लिए बैंकों पर कई नियम लागू करवाती है। उदाहरण के लिए बैंकों को अपने सभी डिपॉजिट का 4% भारतीय रिजर्व बैंक के पास नगद में रखना होता है ताकि ज़रूरत पड़ने पर उसके पास नगद की कमी ना हो। खातेदारों को मांगने पर नगद दिया जा सके, इसके लिए वे अपने अनुभव अनुसार अलग से नगद रखते हैं।
इसी प्रकार बैंक को हर खातेदार के लिए 1 लाख का डिपॉजिट बीमा करवाना होता है। यदि बैंक किसी परिस्थिति में नहीं चल पाए तो इस बीमा का उपयोग कर सकते हैं। कई बार बैंक के प्रति अफवाहें फैलती हैं कि बैंक घाटे में जा रहा है, लोगों के पैसे सुरक्षित नहीं हैं। ऐसी स्थिति में आरबीआई को आगे आकर संभालना होता है, क्योंकि बैंकों की निगरानी करना उसका दायित्व है। भारतीय रिजर्व बैंक को यह भी सुनिश्चित करना होता है कि बाजार में रुपए एवं पैसों की कमी न हो। इसके लिए ज़रूरत के अनुसार वह सरकार से नोट छपवाने और सिक्के बनवाने की मांग करती है। साथ ही सरकार को ये भी सुनिश्चित करना होता है कि बाजार में नकली नोट न चले, इसलिए सख्त निगरानी भी रखनी पड़ती है। भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण के लेन देन पर कई नियम लागू करती है। उदाहरण के लिए, कोई भी वाणिज्यिक बैंक अपने मुनाफे के लिए संपत्ति का क्रय विक्रय नहीं कर सकती। यदि उसके पास कोई संपत्ति गिरवी रखी गई है और कर्जदार ऋण अदा नहीं कर पा रहा है, तब ऐसी स्थिति में बैंक उस संपत्ति को बेचकर अपनी रकम वसूल कर सकती है। कुछ क्षेत्रों में, जैसे कि शेयर बाजार में, बैंक सीमित पैसे ही लगा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक को सभी बैंकों की निगरानी करने का अधिकार है और यह सुनिश्चित करना कि उनके बैंकों द्वारा दिए गए ऋण सुरक्षित हैं और लोगों द्वारा वापस नहीं किए जाने वाले ऋण बहुत सीमित संख्या में हैं। कई बार इसके लिए सख्त कार्रवाई करने की भी जरूरत होती है। बैंकिंग व्यवस्था में लोगों का विश्वास बना रहे, इसके लिए कई तरह की निगरानी आवश्यक है। दूसरी तरफ सरकार के नियमों के अनुसार कई क्षेत्रों को महत्वपूर्ण माना गया है, अर्थात ऋण देने के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बैंकों पर दबाव बनाया जाता है कि वे इन क्षेत्रों के लिए ऋण दें। वर्तमान में रिजर्व बैंक द्वारा कृषि, शिक्षा, आवास, छोटे उद्योग, निर्यात आदि क्षेत्रों के लिए 40% ऋण देने का आदेश है। इस प्रकार सरकार की भूमिका बैंकिंग व्यवस्था को बनाए रखना है ताकि वह सुगम और सुरक्षित रहे। इसके साथ साथ विकास की दृष्टि से ऋण व्यवस्था को वंचित समूह या क्षेत्रों तक पहुंचाने का अहम लक्ष्य भी है।